यूयूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। ये फिल्म 30 साल पहले 1995 में शुरू होती है। हम ओरेगोन नामी एक जगह देखते हैं जो कि अमेरिका की एक रियासत है। इसके पहाड़ी इलाके में एक गांव था जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ब्लैक है और वो अपने वालिद के साथ रहता है। इसकी माँ बहुत पहले वफात पा चुकी थी, इसलिए अब ब्लैक के वालिद अकेले इसकी देखभाल करते हैं। ब्लैक के वालिद को इसकी देखभाल की फिक्र रहती थी, इसलिए वो इसे बहादुर बनाना चाहते थे क्योंकि इस जगह के बारे में ये बात फैली हुई थी कि एक खूंखार जानवर इंसान की शक्ल में यहाँ घूम रहा है। हाल ही में इसने एक सैयाह पर भी हमला किया था जो उन पहाड़ी इलाकों में पैदल सफर के लिए आया था। यही वजह है कि इसके वालिद हमेशा इसकी देखभाल के बारे में सख्ती से पेश आते थे, लेकिन ब्लैक के बारे में बात करें तो इसे इसका कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि वो एक बच्चा था और वो सिर्फ इस जगह की खूबसूरती ही देख सकता था। वो इस बात से बेखबर था कि इस खूबसूरती के पीछे कितना बड़ा खतरा छुपा हुआ है। इसी तरह एक दिन ब्लैक के वालिद इसे शिकार के लिए ले जाते हैं, जहां ब्लैक ने कुछ मशरूम देखे, इसे वो अच्छे लगे, इसलिए वो उनकी तरफ जाता है। अब इस हकीकत से बेखबर कि ये मशरूम जहरीले हैं, ब्लैक ने उन्हें छूना शुरू कर दिया और उसके वालिद जो ये जानते थे फौरन इसे रोक देते हैं। फिर वो इसे तफसील से बताते हैं कि ये मशरूम जहरीले हैं, इसलिए उन्हें दोबारा छूने की कोशिश न करना और ऐसे खतरात से दूर रहना। लेकिन ब्लैक जो उन इंतबात को नहीं समझ रहा था, जो सिर्फ इस जगह की खूबसूरती में खोया हुआ था, तब वालिद इसे डांटते हैं और कहते हैं, अक्ल से काम लो। अगरचे ये जगह बहुत खूबसूरत है, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहाँ कितने खतरात छुपे हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहो। फिर एक हिरन उनके सामने आता है तो वालिद अपनी बंदूक उठाकर इस पर निशाना लगाते हैं, लेकिन अचानक हिरन वहां से भाग जाता है। अब यहाँ वालिद की तवज्जो हिरन पर थी, जबकि ब्लैक भाग जाता है। वो बंदूक लेकर दूसरी तरफ भाग रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं वहां से हिरन का शिकार करूंगा, लेकिन इसे बंदूक के स्कोप में हिरन नजर नहीं आता, बल्कि इसे एक जानवर नजर आता है जो आदमी की तरह लगता है, जो खौफनाक तरीके से गुर्रा रहा था और उसकी खौफनाक गुर्राहट पूरे जंगल में गूंज रही थी, जिसकी वजह से ब्लैक बुरी तरह डर जाता है और फिर वालिद आकर इसे पकड़ लेते हैं। इस बार वो इसे सख्ती से डांटते हैं। अब एक तरह से वो ब्लैक को बचाना चाहते थे, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि ब्लैक खुद उलझन में था कि इसे किससे डरना चाहिए और किससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसे किसी से सबसे ज्यादा डर लगता था तो वो इसके वालिद थे। खैर वालिद फौरन इसे लेकर वहां से भाग गए और दोनों पास ही बने एक ट्री हाउस में छप गए। ब्लैक के वालिद बंदूक के स्कोप से झांकते हैं और मुर्दा हिरन की लाश जमीन पर पड़ी हुई पाते हैं जिसका वो शिकार करने वाले थे। मुर्दा हिरन की हालत बहुत खराब थी, वो फटा हुआ था। ये वाज़े तौर पर इसी जानवर ने किया था जिसने उनके शिकार करने से पहले हिरन का शिकार किया था और अब वो उन्हें भी अपना शिकार बनाना चाहता था। अब यहाँ वालिद भी इस जानवर इस मोंस्टर को देखते हैं, जिसे देखते ही उन्होंने गोली मार दी, लेकिन निशाना चौक जाने की वजह से वो जानवर भाग जाता है। ब्लैक जो बहुत डरा हुआ था वो वालिद से पूछता है कि आखिर वो चीज़ क्या थी। वालिद इसे झूठ बोलते हैं ताकि वो डर ना जाए और वो कहते हैं कि बेटा ये सिर्फ एक रीछ था। लेकिन घर आने के बाद वो अपने वालिद को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। वालिद कह रहे थे कि वो जानवर असली है, आज मैं इसका सामना कर चुका हूं, मेरे बेटे को इससे खतरा है, इसलिए मुझे इसे मारना होगा। खैर अब कहानी यहाँ से 30 साल आगे बढ़ती है, मौजूदा वक्त में, जहां ब्लैक खुद एक वालिद था जो अपनी फैमिली के साथ सान फ्रांसिस्को में रहता है। इसकी एक प्यारी बेटी थी जिसे ब्लैक बहुत प्यार करता था और हर बाप की तरह इसका मकसद हमेशा अपनी बेटी की हिफाजत करना था, लेकिन अपने वालिद की तरह नहीं। वो अपनी बेटी की हिफाजत करना चाहता था, लेकिन कभी अपनी बेटी के साथ वैसा सलूक करने का सोच भी नहीं सकता था जैसा इसके वालिद ने किया था। इसी तरह ब्लैक की बेटी भी इससे बहुत प्यार करती थी। जब भी इसके वालिद इसके साथ होते इसे बहुत अच्छा और महफूज महसूस होता था। अब यहाँ इसकी बेटी शरारतें करना शुरू कर देती है। खेलते हुए वो एक ऐसी गलती कर बैठती है जिससे इसे चोट भी लग सकती है। अब ये देखकर ब्लैक अपना गुस्सा खो देता है और आज पहली बार वो अपनी बेटी को सख्ती से डांटता है, जिसकी वजह से लड़की रोने लगी। फिर फौरन ब्लैक को एहसास होता है कि ये क्या है, मैं बिल्कुल अपने वालिद जैसा बन गया हूं। तो वो फौरन अपनी बेटी से सॉरी कहता है और कहता है कि बेटी आज के बाद मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा। बाप और बेटी का रिश्ता भी मजबूत था। हमेशा की तरह इसकी बेटी आज भी ब्लैक के माथे पर हाथ रखकर कहती है, अब्बा इस वक्त अब सोच रहे हैं कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। इस पर वो मुस्कुरा कर कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेरी बेटी, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूं। अब ब्लैक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता भी अच्छा था क्योंकि वो ज्यादातर वक्त घर पर ही रहता था। वो एक पार्ट टाइम राइटर था। चिल्लू अब ब्लैक की बीवी के बारे में बात करते हैं। इसका नाम शार्लेट था। वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर के तौर पर काम करती थी। हर वक्त मसरूफ रहने की वजह से वो फैमिली को वक्त नहीं दे पा रही थी। यही वजह थी कि मियाँ बीवी के रिश्ते में एक फासला बढ़ रहा था, जो जाहिर है दोनों नहीं चाहते थे, क्योंकि शार्लेट भी अपनी फैमिली से प्यार करती थी और उनके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो वक्त नहीं निकाल पा रही थी और वो ऐसा नहीं कर सकी। फिर ब्लैक को एक खत मौसूल होता है जिसमें लिखा था कि इसके वालिद जो कई साल पहले गायब हो गए थे वफात पा चुके हैं।
दरअसल 30 साल पहले ब्लैक के वालिद अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस जानवर को मारने गए थे, लेकिन इसके बाद से वो लापता थे और अब पुलिस ने इसकी तस्दीक कर दी थी और उन्होंने ब्लैक को खत के जरिए बताया था कि आपके वालिद के बारे में कहा गया है कि वो वफात पा चुके हैं। अब ब्लैक, जिसे अपने वालिद का रवैया पसंद नहीं था, लेकिन आज वो ये खबर सुनकर गहरा सदमा महसूस करता है। अपने वालिद को याद करते हुए वो सोचता है कि हमें अपने पुराने घर जाना चाहिए जहां मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो एक सफर का मंसूबा बनाता है जिसमें वो शार्लेट और बेटी को साथ ले जाना चाहता था ताकि उनके दरमियान का फासला खत्म हो जाए और फैमिली के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाए। जब ब्लैक ये बात शार्लेट से कहता है तो वो भी मान जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैं काम से छुट्टी लूंगी और सफर पर चिल्लूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैं फैमिली से बहुत दूर हो गई हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ नहीं करती जो एक माँ को करना चाहिए, तो इसे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। वो ये बात ब्लैक के साथ भी शेयर करती है, लेकिन वो इसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। और फिर अगले ही दिन ब्लैक अपनी फैमिली के साथ सफर पर चला जाता है। अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए वो अपने गांव पहुंच गया था, लेकिन वो अपने घर को तलाश नहीं कर पा रहा था। जाहिर है इस जगह को छोड़े हुए इसे 30 साल हो गए थे और ये जगह मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। अब एक तरफ वो रास्ता नहीं समझ पा रहा था, मजीद ये कि इंटरनेट ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो नक्शे तक भी रसाई हासिल नहीं कर सका था। फिर वो कुछ फासले पर एक ट्री हाउस पर एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक थी। इस आदमी ने भी उन्हें देख लिया था और अब वो उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर शार्लेट बहुत डर जाती है। वो ब्लैक से कहती है, चिल्लू यहां से चलते हैं, इसके हाथ में बंदूक है। ये सुनकर ब्लैक इसे समझाता है कि ओ घबराओ मत, इतना डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास बंदूक रखता है। जब वो आदमी करीब आया तो पता चला कि वो ब्लैक का बचपन का दोस्त था। वो ब्लैक को पहचान लेता है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है, बरा करम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। दोस्त इसे रास्ता दिखाने के लिए कार में बैठ जाता है। सफर करते हुए काफी देर हो गई थी और वो अपने घर के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन अचानक एक अजीब सी चीज कार के सामने आ गई, जिसकी वजह से ब्लैक की तवज्जो हट गई और उनका एक बहुत खौफनाक हादसा हो जाता है, क्योंकि उनकी कार उलट जाती है। ब्लैक का दोस्त जो घबराहट में था वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उनकी कार ऊपर फंसी हुई थी। जैसे ही इसके दोस्त ने कार का दरवाजा खोला वो नीचे गिर जाता है, जहां वही जानवर इस पर हमला कर देता है। ये देखकर फैमिली कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब शार्लेट और उसकी बेटी बाहर आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि ब्लैक बाहर निकल सके जानवर इस पर भी हमला कर देता है, जिसमें ब्लैक का बाजू जख्मी हो जाता है, लेकिन वो भी किसी तरह बाहर आ जाता है। तीनों कार से बाहर निकलते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। उनके सामने एक घर था जो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक का ही था। वो अपनी फैमिली के साथ घर की तरफ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानवर उनके पीछे था। किसी तरह वो इससे बचते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन घर में बहुत अंधेरा था और अब शार्लेट और उसकी बेटी भी मुकम्मल तौर पर डर चुकी थी। अब सबसे पहले ब्लैक एक टॉर्च ढूंढता है और फिर उसकी मदद से वो जनरेटर चला देता है। फिर वो खिड़की के जरिए फ्लैश लाइट का इशारा करते हुए बाहर देखता है। तब इसे पता चलता है कि वो जानवर यहां से चला गया है। कुछ देर बाद शार्लेट इसे कहती है कि मैं बहुत उलझन में हूं, मैं समझ नहीं पा रही कि वो क्या था। इस पर ब्लैक कहता है कि मैं भी हैरान हूं कि ये क्या है, मैंने भी ऐसी चीज पहली बार देखी है, अब चाहे ये कोई जानवर है या क्या है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। शार्लेट कहती है कि हम अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकते, हमें यह भी नहीं पता कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमें बाहर किसी से राब्ता करना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। फिर ब्लैक को अपने वालिद का रेडियो पास पड़ा हुआ देखकर एक ख्याल आता है। वो इसकी फ्रीक्वेंसी सीट करके मदद मांगने का सोचता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती और वो बाहर राब्ता करने में नाकाम रहते हैं। अचानक ब्लैक को कुछ होने लगा, इसकी हालत बिगड़ने लगी, इसके दांत भी गिरना शुरू हो गए, इसके बाजू से खून बह रहा था जहां वो जख्मी हुआ था, लेकिन अफरातफरी में वो ये सब भूल चुका था। जख्म देखकर वो कहता है कि ये खिड़की के शीशे से हुआ है, लेकिन शार्लेट कहती है, नहीं, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जख्म शीशे से हुआ है, तुम्हें इस जानवर के पंजे ने मारा है। खैर वो ब्लैक के जख्म पर पट्टी बांधती है और अपनी बेटी के साथ सोने चली जाती है, जबकि ब्लैक मैन दरवाजे को सही तरह से बंद करने में मसरूफ था। अचानक वो पास में किसी जानवर के जोरदार कदमों की आवाज सुनता है। अब इतने जोरदार कदमों के बावजूद शार्लेट और उसकी बेटी सो रही थीं, क्योंकि सिर्फ ब्लैक ही उन कदमों की आवाज सुन सकता था। शार्लेट और उसकी बेटी उन्हें नहीं सुन पा रही थीं। अब ब्लैक ये जानने के लिए पीछा करता है कि आवाज कहां से आ रही है। ये आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी, जो एक मकड़ी के चलने की आवाज थी, और ब्लैक ये देखकर काफी हैरान था कि मैं मकड़ी के चलने की आवाज इतनी ऊंची सुन रहा हूं। दरअसल जिस जानवर ने इसे काटा था, जो सालों से अफवाहों का मौजू रहा था, वो दरअसल एक भेड़िया था, और अब इस भेड़िए के काटने की वजह से ब्लैक भी भेड़िए में बदलना शुरू हो गया था। बिल्कुल जैसे इंसान के दांत गिर जाते हैं और नए आते हैं, इसके दांत भी इसी तरह गिर रहे थे, क्योंकि उनकी जगह नए भेड़िए के दांत उग रहे थे। इसकी सुनने की हिस्स भी मजबूत हो गई थी। जाहिर है ये चीजें इसके लिए बहुत अजीब और खौफनाक थीं।
ایک وقت میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا، لیکن کسی طرح اس نے خود پر قابو پایا اور اب وہ اپنی اس صلاحیت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بلیک بھیڑیے کے چلانے کی آواز سنتا ہے جو گھر کے باہر سے آ رہی تھی کیونکہ وہ قریب ہی تھا۔ شارلٹ بھی اس کے چلانے کی آواز سن کر جاگ گئی۔ بلیک آواز سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا تھا، اپنا کان دروازے پر رکھ کر۔ اگلے ہی لمحے بھیڑیے نے دروازے کو نیچے سے توڑ دیا اور اس کا پاؤں پکڑ کر بلیک کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر شارلٹ بہت ڈر گئی، لیکن جب اس نے اپنے شوہر کو مصیبت میں دیکھا تو وہ ایک کلہاڑی لیتی ہے اور بھیڑیے کو ڈرا کر بھگا دیتی ہے۔ اب بلیک اس بھیڑیے سے بچ گیا تھا، لیکن بھیڑیے کے وائرس کی وجہ سے بھیڑیے میں اس کی تبدیلی میں تیزی آنا شروع ہو گئی اور اب وہ عام آوازیں بھی ایک عجیب اور خوفناک طریقے سے سن رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اب وہ انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت بھی کھو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شارلٹ سمجھ گئی کہ یہ بھیڑیے کا انفیکشن ہے اور یہاں تک کہ بلیک کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ خوف سے پیشاب کر دیتا ہے۔ شارلٹ کسی طرح اسے سنبھالتی ہے۔ وہ ایک قلم اور کاغذ لاتی ہے تاکہ بلیک لکھ کر بتا سکے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ڈائنگ او لکھتا ہے، یعنی او میں مر رہا ہوں۔ وہ اسے پرسکون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم بس بیمار ہو گئے ہو۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ شارلٹ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مزید یہ کہ اس کی بصارت بھی بدل گئی تھی۔ وہ اب عام چیزوں کے بجائے عجیب چیزیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے بال بھی تیزی سے جھڑنا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بلیک کی حالت نازک ہو گئی۔ اپنے والد کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کی بیٹی بہت ڈر جاتی ہے۔ وہ شارلٹ سے پوچھتی ہے، ماں ابا کو کیا ہوا ہے؟ شارلٹ جواب دیتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، وہ بس بیمار ہیں، ہم صبح ہوتے ہی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ پھر شارلٹ دیکھتی ہے کہ بلیک کے بازو سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی بیٹی کو دور بھیج دیتی ہے۔ جب اس نے پٹی ہٹا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ زخمی جگہ مکمل طور پر سڑ گئی تھی، اور اب بلیک کو اپنے زخمی بازو میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے زخم کو کھجلانا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر شارلٹ خوفزدہ ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ ہمارے پاس کل صبح تک کا وقت نہیں ہے۔ اگر بلیک کو وقت پر علاج نہیں ملا تو میں اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ پھر شارلٹ نے باہر کھڑی کار کو دیکھا۔ اب وہ یہاں ایک بڑا خطرہ مول لیتی ہے۔ کسی طرح وہ اپنی فیملی کو کار میں بٹھاتی ہے اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر وہی بھیڑیا ان کی کار پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً کار سے اتر جاتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاس ہی ایک گرین ہاؤس تھا۔ بھیڑیے سے خود کو بچانے کے لیے وہ گرین ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، جبکہ بھیڑیا اس کے اندر آ جاتا ہے اور گرین ہاؤس کی چھت پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان کی بیٹی ایک سوراخ سے نیچے گرنے ہی والی تھی، لیکن کسی طرح شارلٹ اسے بڑی مشکل سے بچا لیتی ہے۔ اب کیونکہ یہ جگہ ان کے لیے محفوظ نہیں تھی تو بلیک شارلٹ کو اشارہ کرتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، جبکہ وہ خود بھیڑیے کی توجہ اپنی طرف کرتا ہے اور اسے دوسری طرف لے جاتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر شارلٹ اپنی بیٹی کو لے کر گھر کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب بلیک بھی گھر واپس آیا تو وہ پہلے سے زیادہ بدل چکا تھا۔ اس کے سارے بال جھڑ چکے تھے اور اس کے مکمل طور پر بھیڑیے جیسے دانت اگائے تھے۔ پھر اس نے خون کی قے کی جس سے بھیڑیے کی کٹی ہوئی انگلیاں باہر آتی ہیں، یعنی اس سے لڑتے وقت بلیک نے بھیڑیے کی انگلیاں کاٹ کر کھا لی تھیں۔ اس کی حیوانی شکل بلیک پر حاوی ہو رہی تھی۔ اسے بھی احساس ہوا کہ جلد ہی وہ اپنی فیملی کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا، تو وہ ان سے دور جانے کا سوچتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک بھیڑیا اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس سے بدلہ لینے آیا تھا۔ اس نے بلیک پر چھلانگ لگائی اور اب دونوں بھیڑیوں کے درمیان ایک وحشیانہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ابتدا میں وہ بھیڑیا بلیک پر حاوی ہو رہا تھا، لیکن پھر بلیک بھیڑیے کی گردن کاٹ کر بری طرح سے پھاڑ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بھیڑیے کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر بلیک دیکھتا ہے کہ اس بھیڑیے کے بازو پر وہی ٹیٹو ہے جو اس کے والد کے بازو پر تھا، یعنی یہ بھیڑیا اس کے والد تھے۔ دراصل جب وہ بھیڑیے کا شکار کرنے گئے تو اس کے کاٹنے کی وجہ سے وہ بھیڑیے میں بدل گئے تھے۔ یہ ایک طرح کا بھیڑیا وائرس ہے جو اب اس کے والد سے بلیک میں منتقل ہو گیا تھا، لیکن وہ فیملی کو نقصان سے بچانے کے لیے گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ اچانک وہ باہر گیا اور گر گیا۔ اسے بے چینی محسوس ہونا شروع ہو گئی کیونکہ اس کا جبڑا چوڑا ہو گیا تھا، اس کے دانت بھی بڑے ہو گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لمبے خطرناک پنجے بھی ابھر آئے تھے اور اس کے جسم پر موٹے بال بھی اگائے تھے، اور اب وہ مکمل طور پر اپنے والد کی طرح ایک ویر ولف بن چکا تھا۔ اس کی بھیڑیے کی شکل مکمل طور پر ابھر آئی تھی، تو وہ اپنی ہی فیملی پر حملہ کرنے جاتا ہے۔ شارلٹ بھی سمجھ گئی تھی کہ بلیک مکمل طور پر ایک بھیڑیے میں بدل چکا ہے جو ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، تو اس بار اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اپنے دفاع کے لیے ایک چھری رکھ لی۔ لیکن کسی طرح بلیک اندر داخل ہو گیا، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی انسانی شکل حیوانی شکل سے لڑ رہی تھی کیونکہ شارلٹ اور بیٹی اس کے سامنے تھی، لیکن وہ حملہ نہیں کرتا۔ شارلٹ اسے خطرہ سمجھتے ہوئے چھری سے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ بلیک صرف اس سے چھری چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اسی دوران شارلٹ اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔
दोनों एक गोदाम के अंदर छप गई थीं, जहां शार्लेट एक रीछ के जाल को देखती है और इसे ब्लैक से बचने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दोनों छप गईं। कुछ देर बाद ब्लैक भी गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था और अब गोदाम में बहुत अंधेरा था। दोनों को लगा कि वो हमें देख नहीं पा रहा है, लेकिन ब्लैक अपनी मजबूत हिस बसारत से उन्हें वाज़े तौर पर देख पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हमला नहीं करता। और अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो इस जाल में फंस जाता है। फिर इसका फायदा उठाकर शार्लेट अपनी बेटी के साथ भाग जाती है। वो अपने आप को जाल से आज़ाद कराने के लिए अपने ही पाँव को दांतों से काटता है। फिर वो घिसकते हुए उनका पीछा करना शुरू कर देता है। आवारा गर्दी करने के बाद माँ और बेटी इसी जगह पर आए जहां से ये सब शुरू हुआ था। उनकी कार सामने उल्टी हुई थी और ब्लैक के दोस्त का कटा हुआ हाथ पास ही था। एक बंदूक भी थी जो शार्लेट ने उठा ली और अपनी बेटी के साथ ट्री हाउस में छप गई। ये सब करते हुए सुबह भी हो चुकी थी। ब्लैक भी उनका पीछा करते हुए ट्री हाउस के करीब आ गया। वो ऊपर चढ़ गया और उन्हें देखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अब वो बेचारा अपनी पूरी जिंदगी ये कोशिश करता रहा कि वो अपने वालिद जैसा ना बने, यानी मेरी बेटी मुझसे ना डरे। लेकिन आज बेचारा खुद इतना बेबस हो गया था कि इसकी बेटी इससे खौफ जाहिर कर रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। अब ब्लैक ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। वो ऐसा नहीं बनना चाहता था और इसी दौरान इसकी बेटी एक बार फिर उसके ख्यालात को पढ़ लेती है। वो शार्लेट को बताती है कि अब्बा चाहते हैं कि आप उन्हें मार दें, इसलिए उन्हें गोली मार दें। लेकिन शार्लेट ऐसा नहीं कर पा रही थी। चाहने के बावजूद वो गोली नहीं मार सकी। ये देखकर ब्लैक इसे इश्तियाल दिलाना शुरू कर देता है और ना चाहते हुए भी शार्लेट इसे गोली मार देती है। वो गिरने के बाद अपने आखिरी लम्हात में इस जगह की खूबसूरती को देखने लगता है जो वो अपने बचपन में देखा करता था। माँ और बेटी भी आकर ब्लैक के करीब बैठ जाती है। इसकी बेटी ब्लैक के आखिरी लम्हात में इसके जहन को भी पढ़ना शुरू कर देती है। वो कहती है, अब्बा आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर ब्लैक की मौत हो जाती है। इसकी बेटी समझ जाती है कि आखिरकार अब्बा की बेचैनी खत्म हो गई है और उन्हें सुकून मिल गया है। फिर इससे गमगीन होकर वो अपनी माँ को गिले लगाकर रोना शुरू कर देती है। वो सदमे से मगलूब हो गई थी और यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी यह कबूल कर लिया था कि यह हमारी किस्मत में लिखा था, और इसे कबूल करते हुए वो एक नई जिंदगी के आगाज के लिए निकल पड़ते हैं। और इस तरह इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।